Hello everyone, welcome to my channel Reaction Mechanism. Today we'll be discuss about the term resonance and resonance energy. What is the resonance? And first off, we know that कि why we need to term resonance. देखो होता क्या है कि several time it has been observed that all the properties of compound cannot be explained by its a single structure. मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि कभी कभी हमको ठीक है ये होता है कि by a single structure all the properties कैन नॉट एक्सप्लेन, सारी प्रॉपर्टी उसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो उसके टर्म में क्या होता है? द कंपाउंड इज देन बाय इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर, तो द कंपाउंड इज देन। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि द कंपाउंड is then supposed to have many structure। हम मान के चल सकते हैं कि उसमें और ज़्यादा स्ट्रक्चर उसके रहे होंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच कैन, जिनमें कि हर कोई, ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि कई ऐसे कंपाउंड हैं जिनका कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बता पाता, अलग अलग स्ट्रक्चर बताते हैं, उससे अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी सारी हमको धीरे धीरे पता चलती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये हमको उसके बारे में पता चलता है। लेकिन लेकिन उसमें से कोई ऐसा नहीं है कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, उनमें से भी कोई ऐसा नहीं है एक कि जो सारी प्रॉपर्टी बता दे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड के बारे में, उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, द एक्चुअल, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका स्ट्रक्चर होता होगा वो क्या होगा द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ऑफ देम, जो भी कंपाउंड हम लिए हैं, ठीक है, ऑफ देम एंड नोन एज, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, नोन एज हाइब्रिड। उनमें एक ऐसा होगा जो कि उन सभी का एक्चुअल में होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जो इंडिविजुअल होंगे और एंड द इंडिविजुअल जो अलग अलग होंगे, इंडिविजुअल नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक हमारा होगा जो उन सभी का मेन होगा, और एक हमारा जो होगा वो सभी जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या कहलाएंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम बात करें ओजोन, किसका? ओजोन का। तो अगर आपसे बोला जाए कि ओजोन का स्ट्रक्चर बताइए, तो ओजोन की सारी प्रॉपर्टी बताने के लिए आप क्या करोगे? एक ऑक्सीजन है बेटा जी, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर आप सभी के पास 6 से 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है। यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन लिखें, यहाँ पर भी आपने 6 इलेक्ट्रॉन लिखे। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर मान लीजिए हमने इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बना दी, ये इसको हमने शेयर कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये इसको भाई यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हम अगर इसको समझें तो एक ओजोन के बीच में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है? एक ओजोन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का बनता है और एक डबल बॉन्ड का बनता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है डबल बॉन्ड वाले की, ये 121 पिकोमीटर होती है, और सिंगल बॉन्ड की 148 पिकोमीटर होती है। हम जानते हैं डबल बॉन्ड हमेशा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड से। अब अगर किसी हमने इसका स्ट्रक्चर से ये दिखा, या तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, इधर हमने सिंगल बॉन्ड बनाया और इधर हमने डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या या रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब हमारे बराबर है। अब देखो ध्यान से, बात है कि ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक
पूरी तरीके से नहीं बताएगा वैल्यू, सारा प्रॉपर्टी ओजोन का नहीं बताएगा। तो इनमें से एक ऐसा होगा जो इन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, जैसे हमने ले लिया O। अब देखो ध्यान से बात को समझना, यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा जी, यह ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड या तो इधर है या तो इधर है, मतलब इस साइड पे भी है, इस साइड भी है। तो हम मान के चल सकते हैं बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या, यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाएंगे आपके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैनोनिकल। इसी को हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। अब बात समझ में आ रही होगी आपको धीरे धीरे। रिजोनेंस की ज़रूरत क्या होती है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमको इसलिए होती है क्योंकि कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं हमारे पास, कई बार ऐसे चीज़ें देखा गई हैं, सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसी बात आती है जिसको सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं बताते हैं। द कंपाउंड इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर, तब हम मान के चलते हैं कंपाउंड के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, लेकिन कोई एक उसमें सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, वह क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एंड दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर नोन एज रिजोनेंस हाइब्रिड, एंड द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर which can explain some property is known as canonical structure। इतना आपको बात समझ में आएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे भी और आपका डाउट थोड़ा बहुत जो रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का हम तो जानते हैं, बेंजीन मतलब C6H6, एक हमारा क्या है C6H6। ठीक है, ये C6H6 उसका फार्मूला होता है। स्ट्रक्चर आप जानते हो बेंजीन का क्या होता है, अल्टरनेट करके यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखे इसका स्ट्रक्चर, या तो आपने ऐसे लिखा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्टरनेट यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बस देखिए आप डीलोकलाइज किए हैं किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही बस इधर से उधर आपने मूव कराया है। ये न तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बता पाएगा, न तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रॉपर्टी बता पाएगा बेंजीन का। तो इनका जो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने क्या लिख दिया, ये डीलोकलाइज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी अल्टरनेट शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 और 2 हैं, ये क्या है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टर्म जो हम लोग जो मेन चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो रिजोनेंस एक्चुअली हुआ क्या, रिजोनेंस हुआ यह कि यह एक डीलोकलाइजेशन है, मतलब कि शिफ्टिंग है। क्या है, यह एक तरीके से शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग किसका है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, या पाई बॉन्ड जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसको शिफ्ट करने का, डबल बॉन्ड का वहाँ पर है पॉसिबिलिटी। दूसरा है बेटा जी इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है कि एटम्स आर सिचुएटेड एट फिक्स्ड पोजीशन। वो जो एटम होंगे वो फिक्स्ड पोजीशन होंगे, वो उसका एटम का पोजीशन नहीं बदलोगे, एटम के पोजीशन को नहीं बदलने वाले हो। ठीक हो, सिर्फ किसको बदलोगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को। किसने को, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड होगा, इन सब चीज़ों को आप शिफ्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एटम जहाँ है वहीं रहेंगे, एंगल जितने ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी बराबर होंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, सेम होंगे, हर स्ट्रक्चर में सेम होंगे, न तो ज़्यादा होंगे न तो कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी वो क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसको हटा रहे हो, आप किसको चेंज कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन। एटम जहाँ है वहीं है। ठीक है, बॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ बॉन्ड थे उतने ही रहेंगे, बस हमारा बदल क्या रहा है, बदल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एक कभी इस एटम पे था, कभी उस एटम पे है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड में क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो डीलोकलाइजेशन करते हैं हम लोग किसका, पाई
बॉन्ड का। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम लोग इस प्रकार से करते हैं उसको बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं रिजोनेंस को रिप्रेजेंट किसकी किया जाता है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटेड बाई डबल हेडेड एरो। क्या भैया? डबल हेडेड एरो। ठीक है। एरो कैसा होगा? डबल हेडेड, मतलब इस ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे। जैसे अभी हमने देखा क्या बेंजीन वाले टर्म में, ये हमारा इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट करके लगा रहता है। इनके और इनके बीच में हमने क्या लगाया था? डबल हेडेड एरो लगाया। क्या लिया? डबल हेडेड एरो। तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में, मतलब एक जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में आप क्या लगाते हो? आप डबल हेडेड लगाते हो, जिससे ये पता चल जाता है कि ये दोनों क्या है? आपस में रिजोनेंस है। और हाइब्रिड के बीच में क्या लगाते हैं? ट्रिपल। यहाँ पे हमारे देखो ट्रिपल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइब्रिड हो गया। इतना बात क्लियर हो गई? इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिजोनेंस क्या है, उसका नीड क्या है। रिजोनेंस का नीड क्या होता है ये हम लोग तो समझ लिए, क्योंकि एक्चुअल कोई एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है, उसका एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से उसको बता नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता सारी प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल देन किसके भैया? देन एनी ऑफ द कैनोनिकल या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कैनोनिकल और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका कौन सा? आपका स्टेबल होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा होगा भैया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बातों को समझने के लिए कि एकदम क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है, बॉन्ड की संख्या वही है। ये हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजोनेंस एनर्जी की। किसकी? रिजोनेंस एनर्जी। अब रिजोनेंस एनर्जी क्या है? इट मे बी डिफाइन एज, हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, जो एक्चुअल बॉन्ड होगा उसका एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका एक्चुअल मॉलिक्यूल, एंड दैट ऑफ मोस्ट स्टेबल, जो हमारा टर्म है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में होता है मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, कैसे? द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन किसके बेटा जी? बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिजोनेंस, एनर्जी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एंड दैट ऑफ मोस्ट स्टेबल, एंड दैट ऑफ मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ? रिजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिजोनेंस एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, डिफरेंस किसका? एनर्जी ऑफ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्योर कोवैलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और माइनस एनर्जी ऑफ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व एनर्जी, ऑब्जर्व एनर्जी, ये इसका फार्मूला हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या होता है थ्योरेटिकल एनर्जी, ये हमारा रिजोनेंस एनर्जी के टर्म में बात हो सकती है, ठीक है। रिजोनेंस एनर्जी क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या फ़ायदा है हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, हमको क्या प्रेडिक्शन मिलता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इसको याद रखेंगे कि द ग्रेटर इज रिजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द रिजोनेंस एनर्जी, more will be stability of compound, stability of compound, कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी अगर हमारा रिजोनेंस एनर्जी बढ़ता जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिजोनेंस को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। और उसमें सबसे, अब इसका मतलब हाइब्रिड हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, मोर स्टेबल देन एनी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा कौन सा, रिजोनेंस हाइब्रिड। इस क्यों, क्योंकि रिजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, रिजोनेंस एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ इतना, रिजोनेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस पे, कंडीशन, क्या कंडीशन होगा कि रिजोनेंस बनेगा, ठीक है। कंडीशन फॉर रिजोनेंस, तो कंडीशन फॉर रिजोनेंस में पहला है कि क्या होना चाहिए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम इन ईच ऑफ कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम। तो पोजीशन ऑफ क्या होना चाहिए बेटा जी, पोजीशन ऑफ ऑल एटम इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग इसका स्ट्रक्चर बदल दें, नहीं, उसका स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है, सेम। ओनली क्या चेंज करेंगे बेटा जी, ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम किसको चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम बॉन्ड को भी यहाँ पर ले सकते हैं, किसको, बॉन्ड को, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की शेयरिंग से ही दो बॉन्ड बने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीलेट आयन का, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, निगेटिव, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीलेट आयन है, क्या है, ऑक्सीलेट आयन, ठीक है, जनरल फार्मूला है ऑक्सीलेट आयन के लिए, ठीक है। कार्बोक्सिलेट, अब हमारा कार्बोक्सिलेट का है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। ये का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, देखो आर सी, यहाँ से डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओवरऑल नंबर ऑफ जो आयंस होंगे, जो पोजीशन है आप एटम का, वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। बस हम बदले क्या हैं, हम बदले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्लियर हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करते हैं, ओनली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, ठीक है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, क्या होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होनी चाहिए, रिमेन्स सेम। ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा करें, देखो यहाँ पर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, ईच जो भी एटम होंगे वो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना रखते हैं उतना रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट केमिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, लगभग सबका सेम होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द ऑलमोस्ट सेम, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैनोनिकल, क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है,
मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल एनर्जी। जो कंट्रीब्यूशन जो हमारे होने चाहिए, जो कैनोनिकल होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? सेम एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर में, वह इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ये इस प्रकार से, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं हो पाता, ठीक है। ये माना जाता है, ये ऐसा भी हम उसको बनाते हैं, ठीक है। दीवार ने दिया था ये स्ट्रक्चर, दीवार ने, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये किसने दिया था? केकुले ने। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो केकुले का स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था भैया? ये दिया था दीवार ने, ठीक है। ये किसने दिया था? दीवार स्ट्रक्चर है। तो देखो अब तुमसे बात किया जाए कि बताइए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो अभी अभी हमने देखा दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हों, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हों, उनकी जो केमिकल एनर्जी हो लगभग क्या हो? सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। तो कैकुले के स्ट्रक्चर में ऐसा देखा गया है कि ये और दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एनर्जी सेम होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक टर्म यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। दूसरा है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जो टर्म है वो हमारा इस प्रकार से बनेंगे। क्लियर हुआ है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। द ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दूसरा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ के बारे में बात होना चाहिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ इसका है फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरा है, जैसे अभी हमने देखा कि सी डबल बॉन्ड ओ के टर्म में हम ले सकते हैं कि उसका जो बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे हम लोग, ठीक है। किसके बारे में? ये तो बॉन्ड लेंथ इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, फिक्स होगा, ठीक है। ये हमारा टर्म बना है कि एक हमारा देखो 121 पिकोमीटर है तो 148 पिकोमीटर है, ये फिक्स रहेगा कि उसमें हमारा बनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें? इसकी जो एनर्जी वाला टर्म है उसके बारे में, ठीक है। रिजोनेंस एनर्जी भी क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, वो अभी हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। टी लोकलाइज इसमें किसका होना चाहिए? पाई बॉन्ड का। क्लियर है भैया? पाई बॉन्ड का, ठीक है। दूसरा हम क्या समझ सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ होना चाहिए और इसकी रिजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए, रिजोनेंस एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं इसको देख के, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा हुआ क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, थोड़ा सा भी आपका हेल्प हुआ हो, तो उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पूरा बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा यहाँ पर सिलेबस में डेली आपको कवर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत, और इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे इसी साइट पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।